जय दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज। और अब आप सुनेंगे, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये जो एरिया है जनजाति, सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़े नहीं, खैरवाड़ा, सलूम्बर और ख़ास करके खैरवाड़ा तो पूरी तरह से जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। केसीरा जी के आसपास की बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो आज हमारे लिए, वैसे तो आप एक साहित्यकार हैं लेकिन एक शिक्षक हैं, और इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो पहले एपिसोड में हमने आपको बताई थी, इनकी जो साहित्य की यात्रा थी उसके बारे में लेकर। तो ट्राइबल टॉक सर, हमारे इसके बारे में हम साहित्य, तमाम चीज़ें जो होती हैं ट्राइबल्स को लेकर, उसके बारे में बातचीत करते हैं। और चूँकि आप भी एक ट्राइबल परिवार से ही आते हैं, तो ये बताइए कि आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? क्या आप साहित्यकार के रूप में कैसे परिभाषित करना चाहेंगे इसे? आदिवासी शब्द वैसे आजकल तो दो तरह के हो गए। जी जी। एक तो कहने वाले हम आदिवासी हैं, और दूसरे एक वास्तव में आदिवासियत को जी रहे हैं। जी, आदिवासी आज उसमें जी रहे हैं, जिसमें वहाँ की भाषा, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के जो रीति रिवाज है, सबको निभा रहे हैं। क्योंकि आजकल इस वैश्वीकरण के इसमें लोगों का इधर इधर आना जाना, सब जगह पलायन होता है, तो जिससे परिवर्तन जो वास्तव में वही है, वो वास्तव में एक तरह से, तो एक उस पे भी 4 लाइन में आपको जैसे लिखा कि एक शहर का व्यक्ति आके गांव के व्यक्ति को कहता है कि आदिवासियों पर अक्सर एक आरोप लगाया जाता है कि आप घर घुस्सू है, होम सिकनेस के शिकार है। अच्छा। और वास्तव में है भी सही सर। होम सिकनेस के शिकार रहते हैं, बाहर जाना, क्योंकि लेकिन इस होम सिकनेस के शिकार को आदिवासी बुरा नहीं मानता है। उसका ये उसकी मातृभूमि या उसकी भूमि के, जन्मभूमि के प्रति प्रेम को आप। तो उस पे है कि मैं बैठा था मेरे घर गाँव में, शीतलता भरी नीम की छाव में, एक शहर के शहरी आए गाँव में, बोले घर घुस्सू हो इसलिए पड़े हो गाँव में। उसने ये कहा, तो उसका जवाब जो एक आदिवासी ने दिया उस पे है कि जल जंगल सुरक्षा के अभिलाषी, वहीं टिके रहे जो आदिवासी। और एक अंतरा और सुना देता हूँ कि ग्रह मोह जिसे दुनिया कहती, कहे तो कहे हम पर हंसती, ग्रह मोह को कहे हम वतन परस्ती, जल जंगल जमी से हमारी हस्ती, चाहे शीश कटे या लगे फांसी, वहीं टिके रहे जो आदिवासी। तो ये जल जंगल के प्रति जो थोड़ा प्रेम है, तो उस और उनके प्रेम के कारण ही वहीं टिके। क्यों लगाव, क्यों आदिवासियों को जंगलों से लगाव क्यों? लगाव के पीछे कारण सर, आदिवासियों का एक जीने का, अपना एक साधारण जीवन जीने का जो तरीका, मूल आदिवासी कह रहा हूँ मैं, जो वास्तव में अभी भी है। शहरों में आगे उनकी बात तो अलग है। तो उस जंगल डेकोरेटेड है। उनको जंगल से बहुत रोजगार मिलता है सर उनका, और संतुष्ट रहते वो वहीं पे। उन्होंने जैसे आपको बता दें कि भाई एक हर सीजन में कोई न कोई रोजगार जंगल से मिलता रहता है पूरे साल में। और पशुपालन वगैरह करते ही है, तो उस पशुपालन का भी, उस जंगल में पशुओं को चराने जंगल में ही जाना है। इसके बाद टिमरू के जो पत्ते होते हैं उनको बेचना, टिमरू के फल खाना, इसके बाद मौड़े, इसके बाद सीताफल, एक उम्र भी है, उम्र जिनको इंग्लिश में हिंदी में गुलर कहते हैं, बेर भी है। इस तरह के सारे सीजनल जो फल फूल सबका उनके जीवन से, और उनका इसलिए बाकी गाँवों में खाने के लिए, जैसे अपन शहरों में जितना खाना व्यवस्थित खाते हैं उतना नहीं, लेकिन वो चीज़ें जो है बहुत गुणकारी है। तो उनसे उनका सीधा संबंध है, और हमेशा वो उस जल जंगल के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हैं, और उनसे बचाने के लिए भी बात करते हैं। ये शब्द का क्या अर्थ है, जड़ जंगल और जमीन? जल जंगल और जमीन, ये जड़ है या जल है? जल। अच्छा, जल पानी। अच्छा, जल जंगल। क्योंकि ये मानव जीवन या क्या प्राणी मात्र के जीवन का आधार है। जल है, जंगल है तो जल है, जल है तो जंगल है, दोनों चीज़ें हैं। जहाँ जंगल होगा वहीं पे जल बरसेगा, और जल होगा तो ही जंगल होगा। और ज़मीन तो
चारों तरफ यदि खेती बाड़ी जो करता है उसके लिए तो ज़मीन लंबी चौड़ी अच्छी खुली अच्छी लगती है गाँव में। बाकी शहरों में कंजेस्टेड हो गया तो वहाँ पे तो ठीक है। जी। तो ये इन चीज़ों से थोड़ा जी। जी अब एक ही क्वेश्चंस में 3 चीज़ें हैं जो अभी की एसटी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्राइबल की, पारंपरिक जो है वो आदिवासी की संस्कृति, पहनावा और रहन सहन या भाषा, कैसे आप परिभाषित करेंगे? क्या होता है पारंपरिक इनका? पारंपरिक जैसे सभी वैसे तो सभी समाज की अपनी अपनी एक भाषा थोड़ी सी परिवर्तित होती है। सही। लेकिन आदिवासी की भाषा यहाँ से अपने गुजरात के बॉर्डर से ले लो, डूंगरपुर तक ले लो, लगभग समान मिलेगी। उनके बीच में कोई दूसरे समाज का भी रह रहा है तो उसकी भाषा थोड़ी सी अलग होती है तो होती है। तो कहते वो हैं हर 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज लैंग्वेज होती है। लेकिन समाज की भी अपने, जैसे हमारे वहाँ पे नया गांव में अड़ीवली करके गांव है, वहाँ पे एक बंजारा लबाना, और उनकी भाषा यहाँ के किसी को समझ में नहीं आई, वो ऐसी बोलते हैं। तो ये भाषा आदिवासियों की अपनी अलग भाषा है। पहनावा तो खैर अब बदल गया है, अब तो बिल्कुल बदल गया, अब तो कॉमन हो गया। लेकिन जो पहले था तो वो पहनावा तो सबका अलग अलग था। और अभी भी बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनका पहनावा आज भी वो गले में वो साकड़ी, कंदोरा, इस तरह से तो वो पहनते हैं। और रहन सहन तो आम लोगों से थोड़ा अलग है ही है। रहने का तरीका जो अभी भी गाँव में कच्चे मकानों में इस तरह से खुला आंगन, तो वो तो वैसे गाँव में सबका ऐसा ही होता था पहले तो सभी समाजों का समय के हिसाब से चीज़ें बदलती गई। लेकिन जो तो ये चीज़ें एजुकेशन में कितना परिवर्तन हुआ जब आप पहली में दूसरी में पढ़ते थे और आज के ज़माने में कितना एजुकेशन में परिवर्तन हुआ है? उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में बहुत बड़ी क्रांति आई एजुकेशन में, खास करके आप? क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था तो आपके छात्र तो आते थे लेकिन छात्राएं तो न के बराबर दिखती ही नहीं थी। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम गाँव की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी बेटियां पहाड़ों से स्कूल ड्रेस में आती हैं। तो आज खास करके बालिका शिक्षा का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। और हमारे मेडिकल कॉलेज की बात करें या प्रशासनिक रूप में बात करें या आपके जनप्रतिनिधियों की बात करें, आपकी जो बालिकाएं हैं वो हर जगह दिख रही है। मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो बहुत सारी डॉक्टरेट बनी हुई है। तो नो डाउट इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बदलाव जब हम पढ़ते थे तब पहले लड़कियों को पढ़ाना बहुत कम था। इसके बाद क्योंकि एक तो स्कूल भी दूर होते थे और 2-3, 4-4 किलोमीटर बालिकाओं को पैदल भेजना और सुनसान रास्तों पे, तो वो भी कारण रहा हो। और इसके बाद सुविधाएं बहुत दूर थी। इसके बाद परिस्थितियां भी अलग थी, लड़कियों को पराया धन माना जाना, ये सारी चीज़ों के कारण लड़कियों को शिक्षा उस समय नहीं थी। और गाँव में हमारे गाँव की मैं बात करूँ तो मेरे पापा की पीढ़ी के मात्र 3 टीचर, आज हमारे गांव में लगभग 50 टीचर होंगे। जी। तो अब इतना टीचर और पटवारी पुलिस में, तो उस समय मात्र ये 3 थे और आज अगली पीढ़ी में इतने हुए, तो क्रांति का परिवर्तन तो आया ही है। और शिक्षा से तो आता ही है परिवर्तन। और आज तो हर एक बच्चा भले गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, बहुत सारे सक्षम है तो प्राइवेट स्कूल में बाहर भी भेजते हैं। कोई अपने बच्चों को की पढ़ाई के लिए बाहर माता पिता उनके साथ रह भी रहे हैं, इस तरह से भी प्रयास कर रहे हैं। जी। भले मजदूर वर्ग हो, भले सर्विस क्लास हो, भले बिजनेस क्लास हो, सभी अपने बच्चों को बढ़िया ढंग से पढ़ाते हैं। अच्छी एजुकेशन, मतलब काफ़ी एजुकेशन के मामले में काफ़ी परिवर्तन आया। और ख़ास करके मैंने देखा कि पिछले 30-40 साल में आदिवासी समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। मतलब ऐसा हालांकि मुझे जहाँ तक अनुभव है कि इतना सडन चेंज बहुत कम समाज में दिखाया जाता है। ये जो चेंज हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ क्रांतिकारी विचार या फिर एजुकेशन? आप चूँकि एक शिक्षक हैं, उससे आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जो ऑल ऑफ सडन जो चेंजेस आए हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी RS आ रहे हैं, IAS आ रहे हैं, ये जो बदलाव आया है उसका क्या कुछ कारण आप? सर 2000 तक हमारे गांवों में पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी।
जब सड़कें ही नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो हम तो दीपक के उजाले में पढ़ने वाला, आप भी दीपक के उजाले में पढ़े होंगे, हम हमारी पीढ़ी में हम भी पढ़े हैं। जी इसके बाद जब सड़कें आई और लाइट आई, तो लाइट आने के बाद जो खेतों का जो अपने यहाँ पे बारिश अच्छी हुई तो उन्हाळे जो स्याळू जो गेहूं ने चने ये भी हो जाते थे, और बारिश अच्छी नहीं आती, केवल चौमासे की फसल होती थी। लाइट आने से ये फसल अच्छी हो गई। फसल अच्छी होने से लोगों के इनकम थोड़ी सी बढ़ी। हमारे उधर कपास करने लग गए लोग, तो कपास एक व्यापारिक गुजरात का कल्चर पूरा यहाँ पे आ गया। व्यापारिक फसल है, उससे लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हुआ। पैसा आना स्टार्ट हुआ तो फिर जब पैसा आता है व्यक्ति के पास तो थोड़ा स्टैंडर्ड तो सुधरता है। इसके बाद फिर शिक्षा, क्योंकि शिक्षा में पैसों की तो सख्त ज़रूरत होती है, तो इसके हिसाब से फिर इसलिए अचानक परिवर्तन 2000 के बाद आया। और ये मोबाइल फर्स्ट यूँ कहो तो मोबाइल से भी एक दूसरे से जुड़ाव, संपर्क क्या हो रहा है, इस इंटरनेट ने भी थोड़ा सहयोग किया ताकि दूसरे लोगों के साथ जुड़ पाए, बाहर जाने लगे। जी। और कोई ऐसा अंधविश्वास आज भी है जो अभी तक नहीं निकल पाया और इतनी एजुकेशन आने के बाद भी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंधविश्वास तो सर यूँ कहो कि बहुत शुरुआत से था और आज भी है। आज भी बहुत सारे लोग भूत प्रेत डाकनी इसमें सब में भोपा सब में विश्वास करते हैं। और अक्सर गाँवों में देखने मिलता है कि कोई भी बीमार हो गया तो हॉस्पिटल जाने से ज़्यादा भोपों के पास जाते हैं। अब अक्सर इसके पीछे दो कारण है सर। एक तो इसके साथ मैं दूसरा जोड़ना चाहता हूँ, नशा। बीमारियाँ होती नशे के कारण, नशे से जी। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है जो नशे के कारण, लेकिन बीमारी होने के बाद उनको इस बात का ये हो जाता है कि भाई किसी ने कुछ कर दिया। तो उस पर मैंने एक वागड़ी में एक छोटी सी मन हरण गणाक्षरी होती है, गणाक्षरी छंद होता है, उसको लिखा है कि तंतर मंतर करे टूणा टोटका करावे, नोतरे ने भोपा ने आंगणे धुणावे है। कि तंतर मंतर करे टूणा टोटका करावे, नोतरे ने भोपा ने आंगणे धुणावे है। हरो पै निरोड़ो करे भोपा हमें भोड़ो बने, पूछे है कि घर में कलेश की माँ आवे है। काली कुकड़ी सड़ावो पूजा पाठ भी करावो, के काली कुकड़ी सड़ावो पूजा पाठ भी करावो, धूणे धूणे केवे भोपो डाकणे भी ताड़े है। भरत कवियों केवे नशो पतो न के करो, केड़ में कटारी है न ढीके ढीके मरे है, केड़ में कटारी है न ढीके ढीके मरे है। तो इस तरह से बीमारियां अक्सर जैसे आज कैंसर भी हो रहे थे, ये गुटके वगैरह, लेकिन पहली बार दौड़ के जाते हैं। तो ये अंधविश्वास जब तक शिक्षा आने के बाद भी अंधविश्वास तो नहीं हटा है। और वैसे पूरे भारत की आत्मा में ये अंधविश्वास तो है वैसे तो कहा जाए तो, लेकिन आदिवासी समाज में भले अभी भी जो पुराने लोग हैं अशिक्षा भले और पढ़े लिखे भी जाते हैं, तो ये न जाने कब खत्म होगा। कैसे दूर करना चाहिए इसमें? अगर ये भरत मीणा जी को जिम्मेदारी दे तो कैसे दूर करेंगे? मैं तो सर मेरे इस शरीर में आपको कहीं धागा नहीं मिलेगा। मैं तो बहुत जनों को कहता हूँ कि ये धागे वागे बांधने से पेट के ऊपर रोटियां बांधने से भूख नहीं जाती है, सीधी सी बात है। तो लेकिन अब उनको ये कहते हैं, और पढ़े लिखे मैं तो बहुत सारे जैसे हमारे वहाँ था, तो मैं यदि ये डाकण होती तो अंग्रेजों को तो कितनी 2 साल में भगा देते हम। तो उनको कुछ नहीं कर पाए हम अपने मंत्रों से। तो मंत्रों से ऐसा कुछ संभव नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन आ भी रहे हैं सर। जी। बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में अच्छे परिवर्तन आएंगे। जी। हमने काफ़ी बात किया, हालांकि साहित्य की बात पहले ही हमने कर दी थी, उसके बाद जड़ जंगल ज़मीन के बारे में से बहुत सारे विषय हैं, लेकिन कुछ विषयों को मैं यहाँ पे नहीं पूछना चाहूँगा आपको। लेकिन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए भटकाव सा आ गया मुझे ऐसा लगता है। जी। युवाओं में जो अभी जो पीढ़ी है, जो अभी 17-18 बरस के 20-25 बरस के जितने भी कहो, उनका पढ़ने से ज़्यादा दूसरी तरफ रुझान हो गया है, भटक गए। मतलब यूँ कहो कि नशे की प्रवृत्ति कहो, सड़कों पर स्टंट करने की प्रवृत्ति कहो, और अनलीगल जो भी चीज़ें होती हैं उन सब में लिप्त हो रहे हैं। अब ये कैसे लिप्त हो रहे हैं ये तो बात अलग है, लेकिन उनके लिए जैसे प्रयास तो
अकेले के प्रयास से तो कुछ हो भी नहीं सकता जैसे, लेकिन मैं उन पे लिखता ज़रूर हूँ। और कभी कभी हमारे आसपास जितने हैं, जैसे हमारे जो आदिवासी सम्मेलन होता है उसका एंकरिंग अक्सर मैं करता हूँ। अच्छा। तो उसमें मेरी जो भावना होती है उन सब के सामने मैं प्रकट करता हूँ। यदि उनमें से कभी कोई एक आधा भी सुधर जाए तो कहना सफल हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक तो मोबाइल की प्रवृत्ति और एक गाड़ियों का जो शौक है इनका। तो इनके पास पैसा तो है नहीं, क्योंकि पढ़ रहे हैं, माता पिता बेचारे गरीब, कहाँ से लाए। तो इनको बाइकों का, स्टंट बाइक का शौक पड़ा है, तो उस शौक को पूरा करने के लिए रोड पे निकल जाते हैं। पत्थरबाजी, किसी पे क्या कर दिया, लूटपाट करना, ये चीज़ें ये लोग करते हैं। लेकिन इसके लिए बड़े स्तर पर सबको शामिल होकर इसके लिए, और प्रशासन को भी इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो बाकी संभव बहुत दूषित वातावरण हो चुका है, तो उसके लिए सुधार। जनजाति की बात करें और एक व्यक्ति विशेष की अगर हम बात नहीं करें, जी मैं बात कर रहा हूँ कालीबाई की, जो हमें शिक्षा की देवी हम कहते हैं। उनके ऊपर कभी लिखने की कोशिश की या लिखा है आपने? कालीबाई एक छोटी सी बालिका का इतना बड़ा शहादत, जो पूरे विश्व में भी ऐसा तो शायद हुआ होगा जिसने गुरु के खातिर प्राण दिए। बिल्कुल सही बात। तो उस पे लिखने की इतनी बड़ी शख्सियत है। एकलव्य ने भले अंगूठा काट के दिया, लेकिन नंदपुरी जान दे दी। और इसमें दो बातें, एक तो गुरु के लिए और एक देश के लिए, दोनों चीज़ आती है उसमें, क्योंकि गुरु तो देश के लिए वो बात तो चल रही थी उसमें। तो उन्होंने जो कालीबाई पे मैंने लिखने का एक प्रयास किया, छोटी सी, वो भी राजस्थानी में लिखा है। अच्छा। और एक चित्तौड़ के एक कवि है सोहनजीत चौधरी करके। अच्छा। उन्होंने एक अपने पन्नादाय पे लिखा था, वाह वाह काली पन्ना, इस तरह से उन्होंने कविता लिखी थी। उसी तर्ज पे मैंने कालीबाई पे लिखने का प्रयास किया कि जय जय हो कालीबाई वाह, नानकड़ी उमरिया माए, वागड़ रियासत माए, फिरंगी आंसू एकली लड़ी, और सीना ताने एकली खड़ी, बालपन गुरु भक्ति के काज, जीवन कर दियो कुर्बान, वतन के वास्ते लड़ी, और सीना ताने एकली खड़ी। अब इतनी छोटी सी बालिका को शहादत देने की जरूरत कैसे पड़ गई? तो उस समय ऐसा क्या वातावरण था कि भारत धरा पर उन वेल्या में फिरंगिया को राज, फिरंगिया सुनीचू फिर सामंता को काज, उनकी अपनी अपनी मनमानी मिनखा, कह न सके जबानी, मिनखा पर दोहरी मार पड़ी, जीते जी मर रिया हर एक घड़ी, कालीबाई वाह। अब उस समय कहते हैं कि सभी गांवों में जन जागृति के लिए भोगीलाल जी पंड्या और उनके निर्देशन में पाठशालाएं खोली जाती थी। लेकिन उस समय, अब ये तो क्रांतिकारी थे उनका, तो वहाँ पे ऐसा ही रास्तापाल में भी एक पाठशाला खोली, ऐसा कहा जाता है कि वाह गढ़ की डूंगर रियासत माए, जागीर रास्ता पाल, जागीर माई भण्या गण्या हाँ नाना भाई खाट, शिक्षा और जागण के काज मिले सबने ही स्वराज, इन कारण स्कूल खोलनी पड़ी, काली भी वहाँ में दाखिले चढ़ी, काली ने वहाँ पे प्रवेश लिया, दाखिला लिया। अब जब ये पता चला कि फिरंगिया और रियासत ने खटकी स्कूल आरी बात, सगड़ा स्कूल बंद करवा को कर दियो फरमान, भेजो सपाया को टोड़ो, राज के आड़े जहर मत घोड़ो, नाना सू कह दी बात कड़ी, बंद कर दो स्कूल इन ही घड़ी। उन्होंने कह दिया भाई स्कूल इसी घड़ी बंद कर दो। अब के नाना भाई के संगी साथी सेंगा भाई साथ, दो जना मिल अरज करी और करी शिक्षा की बात, पण फिरंगी न माने टोली, उभी बंदूक ताने नाना भाई पर टूट पड़ी, जी वेलाई वाकी देह पड़ी। उसी समय उनकी डेथ हो गई। लेकिन अब सेंगा भाई थे तो उनको गाड़ी के पीछे बांध दिया, ऐसा कहा जाता है कि गाड़ी पाछे बांध दिया सेंगा भाई,
घसीट चाल्या बीच गाव, सगळा मनखा देख रिया पण करे न बीच बचाव, वठे गावरा खेत रे पास, काली लेर आ रही घास, गुरुजी ऊपरे नजर पड़ी, रूप बदल्यो जूरण चंडी खड़ी। तुरंत उसने आवाज देवी लगाई, रूप कर- देवी रूप ले लिया के भारो घास को फेंक कर दौड़ी, ले दातली हाथ, गाड़ी फिरंगिया ने रोकनी पड़ गई, सुन काली की दहाड़, उम्र 13 थी मातर, जननायक बचावन खातर, शेरनी के ज्यों टूट पड़ी, और खड़ग सी दातली चली। उसने अपना काम कर दिया। लेकिन उस समय का जो आज है कि आज तो कानून है कि छोटा बच्चा हो तो बाल गृह में भेजा जाता है, पर उस समय तो ये था ही नहीं। तो उन वेल्या का राज माए, न्याय की काई बात, गुरु खातर प्राण दे दिया, जग में पहली बात, मच गयो रास्ता पाल घमसान खाई, गोली सीना तान, वीरबाला काली अचेत पड़ी, वतन के वास्ते लड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे तो काफ़ी बातें हैं, लेकिन मैं आपको आमंत्रित करूंगा। तो दोस्तों, ये FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़, और हमने आज बात की ट्रैवल टॉक को लेकर भरत जी मीणा के साथ, जो कि एक शिक्षक भी हैं, और कुछ लास्ट में आपके समाज के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? वैसे मैं किसी भी बीमारी का मूल हमारे समाज में मैं नशे को ही मानता हूँ। जी जी। तो उस पे एक वागड़ी में मैं गीत निवेदन करता हूँ। वागड़ी में लिखा है कि एक अपने शादी ब्याह में एक गीत चलता है फिल्मी, अच्छा। कि झूम बराबर झूम शराबी। तो उसकी तर्ज पर एक पैरोडी लिखी है कि नखे पी दारू नखे भाईड़ा, नखे पी दारू नखे, खेतर वेसाई गया टापर वेसाई गया, खेतर वेसाई गया टापर वेसाई गया, फिर भी हूँ बोड़ा के भाईड़ा, नखे पी दारू नखे भाईड़ा, नखे पी दारू नखे, मळियो है जमारो मनक नो तू मनक बनी जा, कि मळियो है जमारो मनक नो तू मनक बनी जा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भरत जी, और आप हमारे साथ जुड़े, और अब हमें आशा है कि अभी तक तो आपने पद्य लिखा, और आपकी समाज के ऊपर एक कोई अच्छी पुस्तक हम सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके द्वारा लिखी जाए, और अगली भेंट में जब आप हमारे साथ मुलाकात हो इसी कार्यक्रम को लेकर ट्रैवल टॉक में, तो एक अच्छी पुस्तक हम देखना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल जी, आपका आशीर्वाद रहेगा। आपने एक जनजातीय क्षेत्र में रहकर एक छोटे से गाँव में, जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी ने काफ़ी संघर्ष किया और आपके भाई साहब ने आपको काफ़ी हेल्प की, वहाँ से आज आप वहाँ तक गए और राजस्थान साहित्य अकादमी से पुस्तक छपना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, आभार।